Hello students, today we will see chapter number 4 from the Diary of Anne Frank from the NCERT class 10 textbook The First Flight. From the Diary of Anne Frank written by Anne Frank, यानी एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी का ही एक पार्ट यहाँ इस चैप्टर के फॉर्म में है. तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. एन फ्रैंक जो थी वो 12 जून 1929 को पैदा हुई थी और 1945 में इनकी डेथ हो गई थी. Here you can see a photo of Anne Frank. She was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. World War II के टाइम पर जब नाजीज का कब्जा हो गया था नीदरलैंड्स पर, जर्मनी पर, तब ये लोग भाग गए थे अपनी, यानी एन भाग गई थी अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ आम्स्टरडम, यानी कि नीदरलैंड पर भी नाजीज का कब्जा हो गया था और नीदरलैंड की जो कैपिटल है आम्स्टरडम, ये वहाँ पे जाके छुप गए थे अपनी जान बचाने के लिए. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज द फैमिली went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जब नाजीज का कब्जा हो गया था जर्मनी पे तो ये लोग नीदरलैंड भाग गए थे और नीदरलैंड्स पे भी जब कब्जा हो गया था नाजीज का तो ये वहाँ की कैपिटल आम्स्टरडम में जाके छुप गए थे. लेकिन क्योंकि नाजीज द्वारा जेविश को मारा जा रहा था तो ये 1942 जुलाई में ये अपनी फादर की ऑफिस बिल्डिंग, इनके जो फादर थे ऑटो फ्रैंक्स, उनकी ऑफिस बिल्डिंग में जाकर छुप गए और पूरे 2 इयर्स तक, पूरे 2 साल तक ये वहाँ पर छुपे रहे. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died in typhus in Bergen-Belsen within 2 days of her sister Margot Frank. अब वहाँ से 2 years के बाद इनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहाँ पे पहले तो एन की सिस्टर मार्गट फ्रैंक की डेथ हो गई और उसके कुछ दिन बाद एन की भी डेथ हो गई टाइफस नाम की डिजीज से. हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उसके फादर जो थे वो सिर्फ एक वो ही सर्वाइवर थे, यानी सिर्फ पूरे ग्रुप में एक वो ही बच पाए थे. रिटर्न टू आम्स्टरडम आफ्टर द वॉर एंडेड, और जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिनिश हुआ, एंड हुआ, तब वो आम्स्टरडम लौट के आए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वहाँ पे उनको वो डायरी मिली जो कि एन फ्रैंक ने लिखी थी. कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, और उनको ये फील हुआ कि ये बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. ये बहुत ही फेमस बुक है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो कि आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक के रूप में नॉवेल भी इसका चलता है. तो द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम पे उन्होंने उस डायरी के जो रिकॉर्ड को, जो भी एन फ्रैंक ने लिखा था, उसको पब्लिश कराया. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. ये जो डायरी एन फ्रैंक ने लिखी, ये एक्चुअली वो डायरी 13th बर्थडे पे गिफ्ट दी गई थी और उसमें उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सारी इवेंट्स और अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को शेयर किया है. 12 जून 1942 से इस डायरी को लिखना स्टार्ट किया था और फाइनल एंट्री जो हुई वो 1 अगस्त 1944 को हुई. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिज ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेज. ये जो डायरी थी वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी और डच लैंग्वेज से फिर इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स. ये पूरी दुनिया की बहुत ही ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है, यानी ये बहुत ही फेमस बुक है. There have also been several films, television, theatrical productions and even an opera based on the diary. इस डायरी में जो लिखा था उस पे आधारित बहुत सारी फिल्म्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स या थिएटर के प्रोग्राम भी बनाए गए, इवन ओपेरा भी इस पे बेस्ड किया गया. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. एक 13 ईयर की ओल्ड गर्ल ने वो डायरी लिखी थी, लेकिन फिर भी बहुत ही मेच्योर और इंसाइटफुल माइंड लग रहा था कि उसमें यूज़ किया गया है
और वो जो डायरी थी वो नाजी ऑक्यूपेशन के टाइम पे, यानी कि जब नाजी का कब्जा हो गया था जर्मनी में, उस टाइम पे लोगों की क्या डेली लाइफ थी या क्या लोगों के माइंड में क्या फीलिंग्स चल रही थी उसको शो करती है. एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोव्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम. होलोकॉस्ट विक्टिम का मतलब होता है कि किसी ने जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस फील किया हो, जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड फील किया था, विक्टिम बनी थी वो एन फ्रैंक. तो होलोकॉस्ट विक्टिम किसी डिस्ट्रक्शन के विक्टिम या एक तरीके से गवाह बने जिसने ये सारा डिस्ट्रक्शन देखा है, अपनी आंखों से फील भी किया है. तो इस तरीके से ये डायरी की स्टार्टिंग हुई. तो लेट्स सी द व्हाट शी हैज रिटन इन द डायरी. राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. यहाँ एन फ्रैंक लिखती हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है, एक अनोखा सा, एक स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस है. Not only because I have been never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. अब यहाँ पे एक स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस क्यों बोला है डायरी राइटिंग को, क्योंकि इसके दो रीज़न बताए उन्होंने. कि एक तो इसलिए कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, उससे पहले उन्होंने कभी कुछ भी नहीं लिखा था, यानी इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी कोई डायरी या कुछ भी नहीं लिखा था. और दूसरा रीज़न ये था कि बाद में कोई भी इस डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा. म्यूजिंग्स मतलब थॉट्स या विचार जो माइंड में आ रहे थे किसी के, तो यहाँ पे वो ये सोच रही हैं कि इस डायरी को कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि एक 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल ने लिखी है वो, और 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल के विचार या जो थॉट्स हैं वो पढ़ने में कौन इंटरेस्टेड होगा. शायद वो खुद भी नहीं होंगी, यानी वो बाद में खुद भी पढ़ना नहीं चाहेंगी उस डायरी में क्या लिखा है, क्योंकि लोग हमेशा फेमस पर्सन या कोई पॉलिटिशियंस या कोई ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के थॉट्स पढ़ना चाहते हैं. ओ वेल इट डजेंट मैटर. लेकिन वो बोलती हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट का मतलब होता है कि उनके माइंड में, उनके एक तरीके से दिल में बहुत सारी बातें थी जो किसी से शेयर करना चाहती थी, एक बोझ की तरह थी, तो वो बाहर निकालना चाहती थी. इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई पढ़े ना पढ़े या जो भी मैटर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. उनको लिखना की बहुत ज़रूरत थी, उनको लिखने की बहुत फीलिंग आ रही थी, एक तरीके से वो चाहती थी कि मैं लिखूं. क्यों लिखना चाहती थी? क्योंकि वो शेयर करना चाहती थी, उनके दिल में जो भी है, उनके माइंड में जो भी कुछ था वो बाहर निकालना चाहती थी, वो शेयर करना चाहती थी किसी के साथ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. यहाँ पे उन्होंने पेपर का कंपैरिजन किया है पीपल के साथ, कि लोगों के साथ. वो बता रही हैं कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि आप पेपर में आप कुछ भी लिखें, कितनी भी बार लिखें, और जब भी आपके मन में कुछ हो आप आराम से लिख सकते हैं, कितना भी लंबा आप डिटेल में लिख सकते हैं. तो वो पेशेंस के साथ आप उसको लिखेंगे, वो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. लेकिन अगर आप किसी लोगों को अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो इतनी पेशेंटली कोई भी आपकी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेगा या उसको नहीं सुनेगा इतना ध्यान से, इंटरेस्ट के साथ. तो यहाँ पेपर और पीपल में यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया है. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. और वो बता रही हैं कि ये फीलिंग उनको कब आई, एक दिन जब वो बहुत ही डिप्रेस्ड थी और घर में बैठी थी और उन अपने हैंड्स पे अपना चिन लेके वो बैठी हैं और बोरिंग फील कर रही हैं, विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, किसी चीज़ की एनर्जी इंटरेस्ट नहीं फील हो रहा है. और यहाँ पे वो कंफ्यूज भी हैं कि वो उन्हें घर में रुकना चाहिए या बाहर जाना चाहिए. तो उस दिन उनको ये ख्याल आया और ये पेपर और पीपल में कंपैरिजन भी माइंड में आया. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. यहाँ पे उन्होंने फिर फाइनली वही डिसाइड किया कि उन्हें वहीं रुकना चाहिए. और यहाँ पे ब्रूडिंग का मीनिंग होता है कि कुछ सीरियसली उनके थॉट्स माइंड में चल रहे हैं या कुछ भी ऐसे विचार. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. फिर वापस वो बता रही हैं कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ पैक नोटबुक. ये स्टिफ पैक नोटबुक किसके लिए कहा गया है? डायरी के लिए, क्योंकि डायरी को बाइंडिंग करके जो उसका जो एक तरीके से उसको स्टिफ बना दिया जाता है. तो वो बोल रही हैं कि मैं वैसे भी मेरी प्लानिंग है कि मैं इसको किसी को भी पढ़ने नहीं देने वाली हूँ. तो ये जो डायरी है ये एक स्टिफ बैक नोटबुक है और एक ग्रैंड है, यानी एक महान चीज़ है. ये डायरी एक अलग सी चीज़ है.
अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, और जब तक कि मुझे कोई फ्रेंड नहीं मिल जाता, रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे ये डायरी मेरी फ्रेंड से भी बेटर होगी और मैं इसी के साथ सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। यानी अपने फ्रेंड की जगह मैं इसी के साथ सब कुछ शेयर करूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब फिर वो इस पॉइंट पे लौट के आई कि क्यों डायरी लिखना चाहती हैं या डायरी को क्यों प्रायोरिटी दे रही हैं, क्योंकि आई डोंट हैव अ फ्रेंड। वो कह रही हैं कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, यानी मेरे पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को या अपने माइंड में जो भी है उसको बाहर निकाल सकूं, शेयर कर सकूं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब वो कह रही है कि अगर मैं किसी को बताऊं तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल पूरी दुनिया में अकेली है। तो हाँ, अकेली तो वो भी नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। जो एन थी उनके लविंग पेरेंट्स थे, 16-year-old सिस्टर थी, एक बहन है, और 30 लोग ऐसे भी थे जिनको वो फ्रेंड बोल सकती है। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम, रिलेटिव्स भी हैं, घर है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सब हैं, लेकिन नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। यानी अगर देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन सिर्फ एक ट्रू फ्रेंड ही नहीं है। यानी इतने सब होने के बाद भी एक ट्रू फ्रेंड की कमी है। तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, यह सबके साथ ओपन नहीं हो पाते हैं। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं लेकिन उनके साथ सब कुछ शेयर नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स तो कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ शेयर नहीं कर सकते जो भी अपने अंदर फीलिंग्स है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। कोई भी इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकूं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही मेन प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है ये मेरी गलती हो कि मैं किसी के साथ इतना ज़्यादा यानी अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, किसी के साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर नहीं कर पाती हूँ, किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। हो सकता है मेरी गलती हो। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर। लेकिन ऐसे ही है मेरे साथ, या मैं ऐसी ही हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और ये सब चीज़ें एकदम चेंज भी नहीं होने वाली। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही मेन रीज़न है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट की। यानी यही बता रही हैं कि सब हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सब कुछ होने के बाद भी एक ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकें, उस पर ट्रस्ट कर सकें। इसीलिए उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मतलब जिसका बहुत टाइम से इंतजार था, ऐसा फ्रेंड कौन है? डायरी। तो डायरी की एक तरीके से उनके माइंड में बहुत अच्छी इमेज है कि वो मेरी एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है। इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। अब वो यहाँ पे डिसाइड कर रही हैं कि मैं इस तरीके से यहाँ पे जोट डाउन मतलब यहाँ पे मैं इस तरीके से फैक्ट्स नहीं लिखूंगी जैसे कि ज़्यादातर लोग लिखते हैं डायरी में। यानी डायरी को मैं इंट्रोडक्शन लिखना और इस तरीके से फॉर्मल बातें, तो मैं यहाँ पे दूसरे लोगों की तरह डायरी को नहीं लिखना चाहूँगी। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरी डायरी जो मेरी फ्रेंड होगी, क्लोज फ्रेंड होगी, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी। और ये जो डायरी होगी उसका नाम क्या रखेंगी वो? किट्टी। यानी किट्टी नाम रखा डायरी का, और वो डायरी को अपनी फ्रेंड मानती है और वो दूसरों की तरह उस डायरी को नहीं लिखना चाहती हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. लेकिन फिर यहाँ पे माइंड में ख्याल आया एन के कि अगर मैंने स्टार्टिंग कर दी बिना इंट्रोडक्शन के, या पहले का मेरा जो पास्ट है वो कुछ भी नहीं बताया और मैंने सीधा ही लिखना शुरू कर दिया इसमें, तो कोई भी किसी को समझ में नहीं आएगी। यानी जब डायरी कोई पढ़ेगा तो अगर मैं सीधा ही लिख दूंगी, आज से स्टार्ट कर दूंगी, पहले मेरा इंट्रोडक्शन या कुछ भी मेरी फैमिली के बारे में नहीं बताऊंगी, तो किसी को भी ये डायरी समझ में नहीं आएगी। तो आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो इसलिए एक लाइफ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ स्केच तो देना होगा। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं इस तरीके से इंट्रोडक्शन दूं और अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में बताऊं और फिर स्टार्ट करूं। लेकिन
मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके कोई भी इस डायरी को कभी समझ नहीं पाएगा, किसी को एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा कि किसकी डायरी है, कौन है, उसका पास्ट क्या था, उसका इंट्रोडक्शन क्या था। तो इस तरीके से उन्होंने फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब इंट्रोडक्शन में वो अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं कि माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। यानी मेरे फादर बहुत ही लविंग फादर हैं और उन्होंने मदर से कब मैरिज की थी, जबकि वो 36 के थे और मदर 25 की थी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मार्गरेट जो उनकी सिस्टर थी वो 1926 में फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, जर्मनी में। एंड आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। और वो खुद कब पैदा हुई थी, 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। वो 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इमिग्रेटेड का मतलब होता है कि अपनी खुद की कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में सेट होने के लिए परमानेंटली चले जाते हैं। तो यहाँ उनके फादर 1933 में हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम हॉलैंड इन सितंबर। और मदर भी साथ में हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचिन टू स्टे विथ अवर ग्रैंड मदर। जबकि पेरेंट्स तो हॉलैंड चले गए, लेकिन वो और उनकी सिस्टर कहाँ गई, एचिन, उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी एंड आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। मार्गरेट वहाँ पे हॉलैंड चली गई थी दिसंबर में और जो एन फ्रैंक थी वो फेब्रुअरी में गई थी। तो एक तरीके से मार्गरेट के बर्थडे के दिन वो वहाँ पे पहुँची। तो सबने बोला कि ये तुम्हारी मार्गरेट को एक तरीके से बर्थडे प्रेजेंट था, यानी बर्थडे के दिन ये वहाँ पे गई। तो सबने कहा ये तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारा एक बर्थडे प्रेजेंट बन के आई है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से इन्होंने स्टार्ट की थी अपनी स्टडी और 6 ईयर्स तक ये वहाँ पर रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट क्लास, फिर इन्होंने वहाँ पे स्टार्ट की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। 6th स्टैंडर्ड की बात बता रही हैं कि जो उनकी टीचर थी वो मिसिज क्यूप्रस वही हेड मिस्ट्रेस भी थी और उनके साथ उनका बहुत अटैचमेंट था, बहुत इमोशनल बॉन्ड था। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब वो ईयर ख़त्म हुआ, वो सेशन एंड हुआ, तो दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो फेयरवेल का टाइम था, अलग होने का टाइम था। तो एक तरीके से उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था, इमोशनल बॉन्ड था, बहुत अटैचमेंट था। इसी की वजह से दोनों की आंखों में आंसू थे जब वो जुदा हो रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विद द लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 के समर में उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार हो गई, उनका एक ऑपरेशन हुआ और इसी वजह से जो उनका बर्थडे था वो बिना किसी सेलिब्रेशन या वो के एक तरीके से पास निकल गया, बर्थडे बिना किसी सेलिब्रेशन के। ग्रैंड मदर की डेथ हो गई जनवरी 1942 में और नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। यहाँ पे उनका एक ग्रैंड मदर से भी बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ रही थी एचिन में बचपन से। तो कोई नहीं जानता कि मैं कितना उनको याद करती हूँ और कितना उनके बारे में सोचती हूँ, ये मैं यहाँ पे एन फ्रैंक बता रही हैं। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। इस ईयर जो 1942 में उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया अच्छे लेवल पे और ग्रैंड मदर्स कैंडल वॉज लीट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और उन्होंने एक ट्रिब्यूट के तौर पे अपने ग्रैंड मदर के लिए भी कैंडल उस पर लगाई गई। The 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942। ये इन्होंने अपनी डायरी में इंट्रोडक्शन दिया और अब वो प्रेजेंट डेट में आ गई हैं, यानी जिस डेट को उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया वो डेट आ गई है। इससे पहले का वो लिख दिया उन्होंने इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली का, अपनी पेरेंट्स का, अपनी ग्रैंड मदर का और अपनी लाइफ के पास्ट इवेंट्स का एक इंट्रोडक्शन देने के बाद अब वो प्रेजेंट डेट में आ गई हैं, जो कि है 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। एक तरीके से यहाँ पे उन्होंने अपनी डायरी सीरियसली डेडिकेट कर दी है कि 20 जून 1942 से यहाँ पे सीरियसली वो स्टार्ट कर देंगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। Please like, subscribe and share.